दोस्तों, आज 30 जनवरी है। यह वह दिन है जब भारत का इतिहास एक ऐसी त्रासदी से रूबरू हुआ जिसने न केवल एक महान आत्मा को खो दिया बल्कि पूरे राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर दिया। 1948 की यह ठंडी सुबह जब दिल्ली के बिड़ला हाउस में एक हिंदू महासभा के सदस्य की गोली ने महात्मा गांधी को हमेशा के लिए चुप कर दिया, तो यह केवल एक हत्या नहीं थी। यह नफरत की जीत थी, विवेक की हार थी और सत्याग्रह की उस लौ का बुझना था जो सदियों से अंधकार को चुनौती दे रही थी। शहीद दिवस हर साल हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक है। एक गोली, एक साजिश और सब कुछ बदल सकता है। लेकिन आज 2026 की इस 30 जनवरी को जब हम गांधी जी की स्मृति में शोक मनाते हैं, एक और सच्चाई हमारे सामने खड़ी हो गई है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद उतनी ही खतरनाक है जितनी उस दिन की गोली। लेकिन यह गोली नहीं बल्कि राजनीतिक साजिशों की चुपचाप चल रही रस्सी है जो बहुजन समाज की गर्दन को धीरे धीरे कस रही है। और इस सच्चाई का केंद्र है मायावती जी। हाँ, बहुजन समाज पार्टी की वह अटल नेता, वह महिला जो दलित इतिहास की पहली मुख्यमंत्री बनी, वह प्रतीक जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाली साबित हुई। आज सुबह से ही सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और राजनीतिक गलियारों में एक खबर घूम रही है। एक ऐसी खबर जो सतह पर सामान्य लगती है लेकिन गहराई में उतरें तो यह बहुजन समाज के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। क्या यह खबर मायावती जी के स्वास्थ्य से जुड़ी है? नहीं। क्या यह किसी चुनावी गठबंधन की घोषणा है? बिल्कुल नहीं। यह खबर है एक राजनीतिक रिपोर्ट की जो लीक हुई है और जिसमें बीएसपी की आंतरिक संरचना को कमजोर करने की साजिशों का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ बड़े राजनीतिक दलों के एजेंट्स बीएसपी के स्थानीय नेताओं को तोड़ने और पार्टी को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह सब हो रहा है ठीक उस वक्त जब लोकसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में मायावती जी के नाम पर सीधे हमला नहीं है, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता को सवालों के घेरे में डालने की कोशिश साफ झलक रही है। क्या यह संयोग है कि यह खबर शहीद दिवस पर लीक हुई, या यह एक सुनियोजित कदम है जो नफरत की पुरानी परंपरा को नई राजनीतिक रंगत दे रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा और वर्तमान की उन हलचलों को समझना होगा जो बहुजन समाज की नींव को हिला रही हैं। मायावती जी कोई साधारण नाम नहीं है दोस्तों। वह उस आंदोलन की जीती जागती मूर्ति है जिसने भारतीय राजनीति के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना कीजिए, 1930 के दशक में जब बाबा साहब अंबेडकर दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, तब कौन सोच सकता था कि एक दिन एक दलित महिला उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की मुख्यमंत्री बनेगी। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था, एक जाट परिवार में। उनके पिता प्रभुदास एक डाक कर्मचारी थे और घर की आर्थिक तंगी ने उन्हें बचपन से ही संघर्ष सिखाया। लेकिन संघर्ष ही तो बहुजन समाज का मूल मंत्र है। स्कूल के दिनों से ही मायावती जी ने अंबेडकरवादी विचारों को अपनाया। 1970-7 में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर 1988 में संवैधानिक विधि में स्नातकोत्तर। लेकिन डिग्रियां उनके लिए साधन थीं, मकसद नहीं। मकसद था वह सपना जो कांशीराम जी ने देखा था, बहुजन समाज को सशक्त बनाना। कांशीराम जी के साथ उनकी मुलाकात 1970-7 में हुई जब वह दिल्ली में एक सरकारी नौकरी कर रही थी। कांशीराम जी, जो खुद DS4 संगठन के संस्थापक थे, ने मायावती को देखते ही पहचान लिया कि यह वही चेहरा है जो बहुजन आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। 1994 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई और मायावती जी उसके पहले चुनाव चिन्ह हाथी की तरह अटल बनी रहीं। 1989 में उन्होंने हरौनी विधानसभा सीट से जीत हासिल की और फिर 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी। वह कार्यकाल छोटा था, केवल 6 महीने, लेकिन इतिहास में दर्ज हो गया। उसके बाद 1997, 2002, 2007 हर बार वह लौटती रही, मजबूत होकर। 2007 का कार्यकाल तो स्वर्णिम रहा। बीएसपी ने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश जीता और मायावती ने दलितों के लिए ताजमहल जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि पार्कों, स्टेच्यूज और शिक्षा संस्थानों पर जोर दिया। अंबेडकर पार्क, लखनऊ, वह मायावती की दूरदर्शिता का प्रतीक है। इस पार्क में बाबा साहब की भव्य प्रतिमा खड़ी है जो हर आने वाले को याद दिलाती है कि संघर्ष की मंजिल सत्ता है, लेकिन सत्ता का मकसद न्याय है। लेकिन आज 2026 की 30 जनवरी को
जब हम इन उपलब्धियों को याद कर रहे हैं, वही मायावती जी एक ऐसे जाल में फंसती नजर आ रही हैं जो उनकी राजनीतिक ताकत को चुराने का प्रयास है। लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विपक्षी दलों के कार्यकर्ता बीएसपी के युवा नेताओं को लुभा रहे हैं, पैसे, टिकटों और पदों के लालच से। एक उदाहरण लीजिए। पूर्वांचल के एक जिले में बीएसपी का एक प्रमुख नेता जो 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए 20% वोट लाया था, अब एक बड़े राष्ट्रीय दल में शामिल होने की कगार पर है। रिपोर्ट में नामों का जिक्र है, लेकिन हम यहाँ सनसनी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए बात कर रहे हैं। यह केवल एक घटना नहीं है, यह एक पैटर्न है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से बीएसपी की सीटें घटी हैं, 10 से घटकर 4 रह गईं। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों में तो हालात और बिगड़ गए। लेकिन क्या यह केवल वोटरों का मोहभंग है? नहीं, यह संगठित प्रयास है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बड़े दलों ने ऑपरेशन लोटस जैसे मॉडल को बहुजन पार्टियों पर लागू किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इस पैटर्न को समझने के लिए हमें बहुजन आंदोलन के इतिहास में गहराई से जाना होगा, क्योंकि यह खतरा नया नहीं है, यह पुरानी साजिशों का नया रूप है। इतिहास हमें बताता है कि जब भी बहुजन समाज मजबूत हुआ, ताकतवरों ने उसे तोड़ने की कोशिश की। 1960 के दशक में जब बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उभर रही थी, तो आंतरिक कलह पैदा की गई। नेता खरीदे गए, वोट बंटाए गए। आज वही हो रहा है, लेकिन आधुनिक तरीके से। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें, पैसे के लालच से तोड़फोड़। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 1991 में महू, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। एक महार परिवार में, जहां छुआछूत और भेदभाव रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक किया, फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बार एट लॉ। भारत लौटकर उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। 1943 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी के साथ समझौता किया गया, लेकिन अंबेडकर को लगा कि यह अपर्याप्त है। इसीलिए 1950 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की। लेकिन असली क्रांति 1954 में हुई, जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु 1966 में हो गई, लेकिन उनका सपना जिंदा रहा। कांशीराम जी ने इसे आगे बढ़ाया। कांशीराम का जन्म 1930 में पंजाब के रूपनगर जिले में एक रेलवे कर्मचारी के घर हुआ। उन्होंने भारतीय सेना में सेवा की, लेकिन जातिवाद देखकर इस्तीफा दे दिया। 1970 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन बनाई, फिर 1977 में डेलाइट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और अंत में 1994 में बीएसपी। कांशीराम का नारा था, बहुजन समाज जागेगा तो भारत जागेगा। यह नारा केवल शब्द नहीं था, बल्कि एक क्रांति की घोषणा थी। मायावती जी ने इस मशाल को थामा। उनका पहला बड़ा चुनाव 1989 में था, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रवेश किया। लेकिन असली परीक्षा 1993 में आई, जब बीएसपी ने 47 सीटें जीती। मायावती मुख्यमंत्री बनी, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में। लेकिन गठबंधन टूटा, क्योंकि मायावती ने कहा, बहुजन हित सर्वोपरि है। 1995 का कार्यकाल। अयोध्या विवाद के बीच भी उन्होंने दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने दलित बस्तियों में बिजली, पानी और सड़कें पहुंचाई। यह छोटा सा कार्यकाल था, लेकिन इसका प्रभाव गहरा। उन 6 महीनों में ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया संदेश गया कि बहुजन सत्ता संभाल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्चे दिल से पसंद करते हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2007 का चुनाव बीएसपी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। पार्टी ने 206 सीटें जीती, उत्तर प्रदेश की कुल 404 सीटों में से। यह एक चमत्कार था। मायावती ने कहा, अब सत्ता दलितों की है, लेकिन हित सबका। उन्होंने 25% गरीबों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की, लैपटॉप वितरण योजना और नियत लाल पुरस्कार। शिक्षा पर जोर दिया, दलित बच्चों के लिए छात्रावास, स्कूल। उन्होंने अंबेडकर के स्टैच्यू लगवाए, पार्क बनवाए। लखनऊ का अंबेडकर मेमोरियल पार्क आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है।
इस पार्क में न केवल प्रतिमाएं हैं बल्कि इतिहास की दीवारें भी हैं जो बाबा साहब के संघर्ष की कहानियां बयान करती हैं। लेकिन 2012 में हार आई। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की साजिशें थीं। मीडिया ने बीएसपी को निशाना बनाया, फेक न्यूज फैलाई, फिर भी मायावती ने हार नहीं मानी। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, 15% वोट मिले। लेकिन अब 2026 में जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो चुके हैं, बीएसपी की स्थिति डगमगा रही है। लीक रिपोर्ट कहती है कि 20% स्थानीय नेता संपर्क में हैं। यह संख्या छोटी लगे लेकिन प्रभाव बड़ा। एक नेता का जाना पूरे जिले को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए वाराणसी में बीएसपी का एक युवा नेता जो 2019 में 5000 वोट लाया था, अब एक अन्य दल में चला गया। इससे पार्टी का आधार कमजोर हुआ। इसी तरह कानपुर में एक महिला नेता जो दलित महिलाओं की आवाज थी को लुभाने की कोशिश हुई। रिपोर्ट में लिखा है कि उन्हें चुनावी टिकट का वादा किया गया, लेकिन वह खड़ी रहीं क्योंकि मायावती जी ने हमेशा सिखाया है, सत्ता का लालच न करें, सेवा का संकल्प लें। अब सोचिए, अगर मायावती जी की बीएसपी कमजोर हो गई तो बहुजन समाज का क्या होगा? बाबा साहब ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का आधार है। बीएसपी वह आधार था जो दलितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों को एक सूत्र में बांधता था। 2007 में बीएसपी ने ब्राह्मणों को भी पार्टी में शामिल किया, सर्वजन हिताय का नारा दिया। यह नारा केवल चुनावी चाल नहीं था बल्कि एक दर्शन था कि सच्ची क्रांति सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन आज जब बहुजन वोट बंट रहा है तो खतरा साफ है। आज अगर कोई दलित युवा नेता बीएसपी छोड़कर चला जाता है तो वह न केवल पार्टी को कमजोर करता है बल्कि पूरे समुदाय को संदेश देता है कि स्वतंत्र राजनीति संभव नहीं। यह खतरा करोड़ों बहुजनों के लिए है, क्योंकि बिना अपनी पार्टी के वे फिर वोट बैंक बनकर रह जाएंगे। याद कीजिए 1990 के दशक को, जब बीएसपी मजबूत थी, तब दलितों के लिए आरक्षण लागू करने में कितनी आसानी हुई। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुईं क्योंकि बहुजन ताकत ने दबाव बनाया। लेकिन अब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। 2025 में 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और इसका एक कारण है राजनीतिक कमजोरी। जब सत्ता में बहुजन नेता नहीं होते तो कानून कमजोर पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए SC/ST एक्ट में संशोधन की कोशिशें हुई, लेकिन बीएसपी ने रोका। अगर पार्टी कमजोर हुई तो ये संरक्षण खत्म हो जाएंगे। बहुजन समाज कौन है? यह केवल दलित नहीं बल्कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक। भारत की जनगणना 1991 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मिलाकर 21%, अन्य पिछड़ा वर्ग 40%, कुल 60% बहुजन। लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व 2024 के लोकसभा में दलित सांसदों की संख्या घटकर 80 रह गई। बीएसपी के बिना यह और घटेगी। बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब पढ़िए। जाति तभी टूटेगी जब राजनीतिक शक्ति हो। आज जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण आया, दलितों का कोटा कट रहा है। बीएसपी ही वह दीवार थी जो इसे रोकती थी। 2007 की सरकार में मायावती जी ने दलित उद्यमियों को ऋण योजनाएं दी, जिससे हजारों छोटे व्यवसाय शुरू हुए। आज अगर वह ताकत कमजोर हुई तो ये आर्थिक लाभ भी छिन जाएंगे। कल्पना कीजिए एक दलित युवक को जो लैपटॉप योजना से इंजीनियर बना, लेकिन अब नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि राजनीतिक समर्थन नहीं। यही खतरा है। व्यक्तिगत कहानियां हो जो लाखों में बदल जाती हैं। शहीद दिवस हमें सिखाता है कि साजिशें चुपचाप चलती हैं। गांधी जी की हत्या से पहले भी संकेत थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग्स, हिंदू महासभा की भाषणबाजी आज भी संकेत हैं। सोशल मीडिया पर मायावती के खिलाफ ट्रोलिंग, फेक न्यूज और अंदरूनी तोड़फोड़। लेकिन हम चुप क्यों हैं? बहुजन समाज को जागना होगा। मायावती जी ने कभी हार नहीं मानी। 2012 में हार के बाद भी वह लड़ी। 2017 में गठबंधन तोड़ा। आज भी वह मजबूत हैं, लेकिन हमें उनका साथ देना होगा। मायावती जी का राजनीतिक सफर कोई रातों रात की कहानी नहीं है। यह दशकों के संघर्ष का परिणाम है। 1980 के दशक में जब भारत में इंदिरा गांधी की लहर चल रही थी, कांशीराम जी ने बामसेफ बनाया। मायावती जी उसका हिस्सा बनी। फिर DS4, फिर BSP। 1993 में पहला बड़ा ब्रेक।
बीएसपी ने 47 सीटें जीती। मायावती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन गठबंधन टूटा। 1996 में फिर लौटी। 2001 में गठबंधन सरकार, हर कदम पर संघर्ष। 2007 में अकेले जीत, लेकिन उसके बाद चुनौतियां बढ़ी। 2009 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी, हार, लेकिन संदेश दिया। 2019 में गठबंधन, अब 2026 में खतरा। इस सफर में मायावती जी ने कभी समझौता नहीं किया। जब 1990 के दशक में पुरुष प्रधान राजनीति में महिला को जगह नहीं मिलती थी, उन्होंने जगह बनाई। उन्होंने रैलियों में लाखों को संबोधित किया, जहां दलित महिलाएं पहली बार मंच पर आईं। बहुजन समाज के इतिहास को देखें। प्राचीन काल से दलितों को दबाया गया, वेदों में शूद्रों को निचला दर्जा दिया गया, लेकिन बौद्ध काल में बाबा साहब ने देखा कि बौद्ध धर्म समानता सिखाता है। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संग्राम में दलितों की भूमिका थी, लेकिन फायदा ऊपरी जातियों को। अंबेडकर ने संविधान लिखा, अनुच्छेद 15, 16 समानता की गारंटी, लेकिन व्यवहार में बीएसपी ने इसे राजनीतिक शक्ति दी। आज जब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैल रही है, हमें सतर्क रहना होगा। उदाहरण के लिए 2025 में 100 से ज्यादा फेक न्यूज केस मायावती के खिलाफ दर्ज हुए। एक्स पर #मायावती एक्सपोज जैसे ट्रेंड चले, लेकिन वह खड़ी रहीं। उनकी एक रैली याद कीजिए, 2017 में लखनऊ में, जहां उन्होंने कहा, हमारी ताकत वोट में है, साजिशों में नहीं। लाखों लोग जुटे। आज वही जोश चाहिए। ये खतरा केवल बीएसपी का नहीं, बहुजन का है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल देर हो जाएगी। मायावती जी ने कहा है, जाति तोड़ो पार्टी जोड़ो। आइए हम जोड़ें। बहुजन आंदोलन के दार्शनिक आधार पर सोचें। अंबेडकर ने बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखी, समानता का दर्शन। कांशीराम ने इसे राजनीतिक बनाया, मायावती ने लागू किया। 2007 में उत्तर प्रदेश का बजट, शिक्षा पर 10%, स्वास्थ्य पर 8% खर्च, दलित उद्यमियों को आरण, ये सब बीएसपी की देन। अब खतरा है कि ये खो जाए। राष्ट्रीय स्तर पर देखें, लोकसभा में बीएसपी की 4 सीटें, लेकिन प्रभाव ज्यादा। उन्होंने आरक्षण बिल पर बहस कराई। अब अगर कमजोर हुई तो कानून बदल जाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां बहुजन बिना अपनी आवाज के। वह सपना नहीं, बुरा सपना होगा। शहीद दिवस हमें सिखाता है, चुप्पी मौत है। बोलें, लड़ें। मायावती जी के लिए, बहुजन के लिए। बहुजन समाज की आर्थिक स्थिति देखें। 2025 की रिपोर्ट्स कहती हैं कि दलितों में बेरोजगारी दर 30% है, शिक्षा दर केवल 70%। बीएसपी की सरकारों में यह सुधरी। लैपटॉप योजना से लाखों बच्चों को फायदा, लेकिन अब खतरा है कि ये योजनाएं खत्म हो जाएंगी। राजनीतिक कमजोरी आर्थिक कमजोरी लाती है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, एक बार पी लिया तो गुर्राने लगती है। बीएसपी ने यह दूध पिलाया। अब न छीनने दें शहीद दिवस की भावना। गांधी की तरह अटल रहें। मायावती अटल हैं। हमारा कर्तव्य है साथ देना। इस खतरे को समझें, फैलाएं। बहुजन जागो। मायावती जी के भाषणों को याद करें। 2007 का रैली, हम सत्ता में हैं लेकिन गुलाम नहीं। लाखों लोग आए। आज भी वही जोश चाहिए। खतरे के संकेत। स्थानीय चुनावों में बीएसपी की हार, लेकिन हार अंत नहीं। संगठन मजबूत करें, युवाओं को जोड़ें, महिलाओं को आगे लाएं। मायावती जैसी और नेता बने। बहुजन समाज की सांस्कृतिक विरासत, अंबेडकर जयंती, कांशीराम जयंती, इनका राजनीतिक महत्व। बीएसपी ने इन्हें उत्सव बनाया। अब ये कमजोर ना हो। आर्थिक विश्लेषण, दलित उद्योगपति जैसे पलाश मिश्रा, लेकिन राजनीतिक समर्थन के बिना संघर्ष। बीएसपी ने समर्थन दिया। अब खतरा, सामाजिक न्याय की लड़ाई। मंडल कमीशन, बीएसपी ने इसे लागू कराया। आज ओबीसी आरक्षण पर खतरा। दोस्तों, यह संघर्ष जारी रखें। मायावती जी की तरह खड़े रहें। शहीद दिवस हमें याद दिलाता है कि सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन कीमत न चुकाई तो सच्चाई खो जाएगी। बहुजन समाज की एकता ही ताकत है। आइए इस खबर को समझें, इस खतरे से लड़ें, क्योंकि कल का भारत बहुजन का होगा अगर आज हम जागे। मायावती जी की तरह, बाबा साहब की तरह, कांशीराम जी की तरह अटल रहें। यह कहानी खतरे की है, लेकिन अंत आशा का है। जागो, संगठित हो, विजयी बनो। दोस्तों, आज की राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अब चुनाव केवल विचारधारा, नीतियों या जनता की सेवा के नाम पर नहीं लड़े जाते। अब चुनाव पैसे की बरसात से, मीडिया की चकाचौंध से
बड़े बड़े नैरेटिव से और सोशल मीडिया की लहरों से लड़े जाते हैं। एक ऐसा माहौल बन गया है जहां जो पार्टी सबसे ज्यादा धन खर्च कर सकती है, सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम खरीद सकती है और सबसे आकर्षक कहानी बुन सकती है, वही जीतती है। लेकिन इस बदलते माहौल में सबसे ज्यादा नुकसान उन पार्टियों का होता है जो गरीब, दलित, वंचित और बहुजन समाज की असली आवाज बनकर खड़ी होती हैं। ये पार्टियां न तो बड़े कॉरपोरेट घरानों से चंदा लेती हैं, न ही मीडिया के बड़े बड़े घरानों से दोस्ती रखती हैं। इनका आधार केवल जनता का विश्वास होता है, केवल उन करोड़ों लोगों का साथ होता है जो सदियों से दबाए गए हैं और अब अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन ठीक इसी वजह से इन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। 30 जनवरी के आसपास जो राजनीतिक हलचलें हो रही हैं, उनसे साफ दिख रहा है कि बहुजन वोट की जरूरत तो हर बड़े दल को है। हर पार्टी चाहती है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित समाज के वोट उसके खाते में आए। लेकिन बहुजन नेतृत्व, वह मजबूत, स्वतंत्र और अटल नेतृत्व जिसे कोई नियंत्रित न कर सके, जिसकी आवाज किसी के इशारे पर न उठे और न रुके, वह कई लोगों को असहज कर देता है। वोट चाहिए, लेकिन मायावती जी जैसी स्वतंत्र और मजबूत आवाज नहीं चाहिए। यही असली खतरा है। यही वह चौंकाने वाली सच्चाई है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात कर रहे हैं। अगर बीएसपी कमजोर होती है, अगर मायावती जी की राजनीतिक ताकत को सीमित किया जाता है, तो बहुजन समाज की आवाज भी धीरे धीरे दबा दी जाएगी। तब दलित सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएगा, एक वोट बैंक, लेकिन एक राजनीतिक शक्ति नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें बार बार समझाया था कि बिना अपनी खुद की राजनीतिक ताकत के कोई भी समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक शक्ति के बिना आर्थिक और सामाजिक न्याय का रास्ता हमेशा अवरुद्ध रहेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी दलितों और बहुजनों ने अपनी स्वतंत्र राजनीति खोई है, तब उनके अधिकार भी छीनते चले गए हैं। ब्रिटिश काल में जब दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की मांग हुई, तो पूना पैक्ट हुआ, लेकिन उस पैक्ट के बाद भी दलितों को पूर्ण न्याय नहीं मिला। स्वतंत्र भारत में भी जब तक बहुजन समाज ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, तब तक वे कांग्रेस या अन्य पार्टियों के वोट बैंक बने रहे। लेकिन जब कांशीराम जी और मायावती जी ने बीएसपी बनाई, तो पहली बार बहुजन समाज ने कहा, अब हम किसी के रहमो करम पर नहीं जिएंगे, हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे। आज वही दौर दोबारा लौटने की आहट दे रहा है। 30 जनवरी का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि नफरत और साजिशें हमेशा चुपचाप काम करती हैं। वे अचानक नहीं दिखती, वे धीरे धीरे लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है, रैलियां हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, चुनावी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल रहा है। बीएसपी के स्थानीय स्तर पर नेता संपर्क में हैं, कुछ युवा कार्यकर्ता लालच में आ रहे हैं, मीडिया में मायावती जी के खिलाफ खबरें लगातार चल रही हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी सक्रिय है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें बहुजन समाज का आत्मविश्वास डगमगाए, और जब आत्मविश्वास डगमगाता है तो राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ती है। इस खतरे को समझने के लिए हमें वर्तमान राजनीति की हकीकत देखनी होगी। आज बड़े दल बहुजन वोट को बांटने में माहिर हो गए हैं। एक तरफ वे दलितों के नाम पर योजनाएं लाते हैं, दूसरी तरफ ओबीसी के नाम पर, तीसरी तरफ मुसलमानों के नाम पर। लेकिन इन योजनाओं का असली मकसद क्या है? वोट लेना। लेकिन जब बात बहुजन समाज के अपने नेतृत्व की आती है, तो वे असहज हो जाते हैं, क्योंकि बहुजन का अपना नेतृत्व आएगा तो वह सवाल पूछेगा। वह आरक्षण पर सवाल नहीं उठाएगा, बल्कि उसे मजबूत करेगा। वह SC/ST एक्ट को कमजोर नहीं होने देगा। वह दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप नहीं रहेगा। वह गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी पर सीधे हमला बोलेगा। और यही बात कई ताकतों को पसंद नहीं आती। वे चाहते हैं कि बहुजन वोट आए, लेकिन आवाज दबे रहे। बीएसपी का इतिहास देखिए। जब 2007 में मायावती जी ने अकेले उत्तर प्रदेश जीता, तो पूरे देश में हलचल मच गई। एक दलित महिला मुख्यमंत्री बनी और उसने सर्वजन हिताय का नारा दिया। ब्राह्मणों को भी पार्टी में जगह दी। लेकिन क्या हुआ? अगले चुनाव में ही बड़े दलों ने मिलकर बीएसपी को घेर लिया। मीडिया ने पार्कों और स्टेच्यूज पर हमला बोला, फेक न्यूज फैलाई गई, आर्थिक रूप से पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई। फिर भी मायावती जी लड़ी, 2019 में गठबंधन किया, 15% वोट मिले। लेकिन अब 2026 में स्थिति और नाजुक है। पंचायत चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन कमजोर रहा, स्थानीय नेता टूट रहे हैं
और यह सब एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। अगर बीएसपी कमजोर हुई तो क्या होगा? बहुजन समाज की राजनीतिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। दलितों पर अत्याचार बढ़ेंगे, आरक्षण पर हमले तेज होंगे, शिक्षा और रोजगार के अवसर कम होंगे। दलित युवा जो आज आत्मविश्वास से भरे हैं, वे फिर से निराशा में डूब जाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि बहुजन समाज फिर से वोट बैंक बन जाएगा। कोई भी दल आएगा, वादे करेगा, वोट लेगा और फिर भूल जाएगा। लेकिन जब बहुजन का अपना नेतृत्व मजबूत होगा तो वह वादों को पूरा करवाएगा, वह सत्ता में बैठेगा और नीतियां बनाएगा जो बहुजन के हित में होंगी। इसलिए आज का संदेश बहुत साफ है, डर फैलाना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। बहुजन समाज को समझना होगा कि मायावती जी एक व्यक्ति हैं, लेकिन बीएसपी एक आंदोलन है। यह आंदोलन करोड़ों लोगों की उम्मीद है। अगर हम आज चुप रहे, अगर हमने सवाल नहीं पूछे, अगर हमने अपनी राजनीतिक ताकत को कमजोर होने दिया तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसलिए इस बात को केवल पढ़िए नहीं, समझिए। और अगर आपको भी लगता है कि बहुजन समाज को अपनी राजनीतिक आवाज बचानी चाहिए तो इस बात को आगे पहुंचाइए, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में। क्योंकि इतिहास गवाही देता है कि जो समाज जागरूक नहीं रहता उसके फैसले कोई और कर देता है। आज की राजनीति में बहुजन वोट सबसे कीमती है। हर दल इसे चाहता है, लेकिन बहुजन नेतृत्व से डरता भी है। यही विरोधाभास है जो असली खतरा पैदा कर रहा है। हमें इस विरोधाभास को समझना होगा, हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और हमें एकजुट रहना होगा, क्योंकि एकजुट बहुजन समाज को कोई नहीं रोक सकता। मायावती जी ने बार बार कहा है कि बहुजन समाज जागेगा तो भारत बदलेगा। आज वक्त है जागने का, आज वक्त है लड़ने का, आज वक्त है जीतने का। बहुजन समाज की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब यह एकता टूटती है तो साजिशें सफल हो जाती हैं, लेकिन जब यह एकता मजबूत होती है तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। इसलिए आज हम सबको यह संकल्प लेना होगा कि हम अपनी पार्टी, अपनी नेता, अपनी आवाज को बचाएंगे। हम लालच में नहीं आएंगे, हम अफवाहों में नहीं बहेंगे, हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि सच्चाई ही हमारी ताकत है और सच्चाई की जीत होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।